कि रिलेशनशिप में दिक्कत हो रही है या फिर रिलेशनशिप सही से नहीं चल रहा है, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, ठीक है, कुंडली भी मिल जाती है, उसके बाद भी अंडरस्टैंडिंग रहती है। फिर क्या होता है कि कुंडली जैसे हस्बैंड वाइफ की मिलाते हैं हम, तो बाकी जो लोग रहेंगे घर में उनकी कुंडली तो नहीं मिली होती ना, तो वहाँ से भी तो कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। जैसे सास से नहीं बन रही है या फिर किसी और से नहीं बन रही है, तो वो चीज़ें भी तो बीच में देखी जाती हैं। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं जो कि हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या मिथ्स हैं। अगर हम 2026 की बात करें तो उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। क्या आप एज एन इंडिविजुअल अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, नए रास्तों पर जा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं ज्योतिष आचार्य देवेंद्र जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार निहारिका जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे जी, मुझे मुझे कुछ ज्ञान बांटने का लोगों के साथ, और मैं बहुत आभारी हूँ आपका और आपके चैनल का भी। जी। और इसमें हम आगे जो भी डिस्कस करेंगे, हाँ जी, वो आप मेरे से जो भी क्वेश्चन है आपका वो पूछ सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू इनवाइट मी, थैंक यू एंड होप कि ये सेशन बहुत बढ़िया जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है जी, डेफिनेटली, तो लेट्स स्टार्ट। श्योर। तो मिस्टर देवेंद्र, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगी कि मतलब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में कैसे आए? ओके, देखो जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको बता दूं। और इसमें क्या होता है कि कुछ भी चीज़ें होती हैं ना, हमारे इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती हैं जी, और कहीं ना कहीं कुंडली पे भी करती हैं। जैसे मेरा मानना है कि कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है तो उसका जो मरकरी है, जो बुध बोलते हैं हम उसको, या फिर जुपिटर है, जी, बृहस्पति, ये दोनों ही प्लैनेट कुछ अच्छी पोजीशन में होंगे तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। ओके, और उसको इंटरेस्ट भी रहेगा कहीं ना कहीं। जी, जैसे मान लो किसी का केतु 5वें घर में है, ठीक है, तो 5वें घर का केतु, अगर आप कुछ सोचते हैं या फिर जैसे आपका कोई कलीग है वो कहीं जाता है तो आपको उसको बोल देते हैं कि वहाँ भाई ऐसा होगा, जी, हालांकि आपने देखा नहीं कि कैसा होगा, बट वो चीज़ें वैसे ही होती हैं। तो ये है, मेरा इंटरेस्ट जो है वैदिक ज्योतिष में काफ़ी पहले से था और मैंने काफ़ी किताबें भी पढ़ी हैं। जी, तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही था, ऐसा नहीं है कि वैदिक ज्योतिष में मैं ऑल ऑफ सडन आया हूँ। बट ये है कि आई ट्रैवल अ लॉट, मतलब मैं इंडिया से बाहर काफ़ी समय रहा हूँ, तो बीच बीच में वो मेरा इंटरेस्ट रहा है। अगर आप देखोगे तो मेरे पास कुछ ऐसी किताबें पढ़ी हुई हैं पुरानी, जी, जो मैंने, मतलब वो दिल्ली में ही अवेलेबल है, मैं आपको ये भी बता दूँ, पुरानी दिल्ली में ही। ओके, तो मैंने वहाँ से ढूंढ ढूंढ के उठाया उनको जी, और फिर उनको पढ़ना शुरू किया। फिर जब चीज़ों को इंटरेस्ट आना शुरू किया तो फिर मैंने वैदिक में मास्टर किया। जी, और मुझे लगा कि ये एक अच्छा, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में जानना, और लोगों की क्या क्यूरियोसिटी रहती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं लोगों के, ये सब चीज़ें बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जी, अगर वैदिक ज्योतिष को हम या किसी भी ज्योतिष के पार्ट को देखें हम, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। और इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा समंदर है जिसमें आप जितनी बार भी गोता लगाओगे कुछ ना कुछ लेके आओगे, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। करेक्ट, तो ये है, वैदिक के साथ मेरा फेस रीडिंग और हस्तरेखा का भी है थोड़ा सा ज्ञान। तो इन सब चीज़ों को मैंने कंबाइन किया हुआ है। जी, ठीक है, मेरा सबसे प्लस ये रहता है, मेरा मतलब सबके लिए ये रहता है कि मैं किसी को ना मिसगाइड नहीं करता, ना हमारा काम किसी को डराना होता है। जैसे कुछ लोग डरा देते हैं, जी ये ऐसे हो जाएगा, जी वो वैसे हो जाएगा, तो अपने ऐसा नहीं है। जी, ठीक है, पूजा पाठ करना हमारा काम नहीं है, वो कर्म कांड जो पंडित होते हैं वो करते हैं। जी, जी, मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, ठीक है,
मैं आचार्य नहीं हूँ, ज्योतिष आचार्य हूँ। ठीक है सर। ये डिफरेंस है, क्योंकि जो कर्म कांड करते हैं ना वो पंडित अलग होते हैं जी। ठीक है। हमारा काम है ज्योतिष के बारे में, लोगों को कुंडली के बारे में, उनकी फेस रीडिंग करके या उनकी हस्तरेखा देख के उनके बारे में हमें प्रेडिक्शन करना और एक रास्ता दिखाना होता है जी। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक सेशन लेते हैं, जैसे मेरे पास ना, मैं कुछ बच्चों को भी गाइड करता हूँ। अच्छा। काउंसलिंग करता हूँ कुछ बच्चों की, क्योंकि बच्चों का आज की डेट में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि करें क्या। करेक्ट सर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में ये आती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सर मेरे पास तो बहुत नॉलेज है और मैं सब कुछ कर लेता हूँ, पर जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ या कहीं ग्रुप डिस्कशन में फेस करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, या मेरे से मुझे एक्सप्रेस ही नहीं करने आता कि मैं क्या करूँ जी। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा बुध प्लैनेट। ओके ठीक है जी। क्योंकि अगर मरकरी आपका अच्छा नहीं है ठीक है, बुध होता है बुद्धि का कारक, इंस्टेंट जो जवाब देता है, या जैसे कोई प्रोफेशन में, जैसे आप अपने प्रोफेशन में देख लो जी ठीक है, क्योंकि आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं और आपका मेन काम ही ये है वाणी का जी ठीक है। तो इसमें बुध का बहुत रोल होता है हमारी लाइफ में। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो अच्छे एंकर हैं जी, तो उनका कहीं ना कहीं बुध बहुत स्ट्रांग है। या बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उन्होंने पन्ना धारण कर रखा है, जैसे मैंने कर रखा है बड़ा वाला, तो वो कहीं ना कहीं बुध को बूस्ट करता है। ओके। तो ये जो जितनी भी हम मेरी जर्नी में जो पार्ट रहता है ना, मैं चीज़ों को एंजॉय करता हूँ इनको जी ठीक है। कभी जैसे मान लो मैं किसी अननोन पर्सन से मिलता हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा उसके बारे में हिंट देता हूँ जी कि आपका ऐसा चल रहा है क्या अभी, तो उनको लगता है कि नहीं, फिर वो जिसको इंटरेस्ट होता है वो पूछता है कि नहीं ऐसे कैसे, आपने कैसे बता दिया। तो मैंने बोला कि ऐसे, जैसे मान लो कि किसी फेस रीडिंग की बात करते हैं हम हाँ जी ठीक है, तो फेस रीडिंग में बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है इंसान का कि आगे क्या रहेगा, या इसके दिमाग में क्या चल रहा है, या अभी कौन से दौर से गुजर रहा है ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो दे ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बट ऐसा नहीं कि उनके अंदर वो दिक्कतें नहीं चल रही हैं। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उनके लिए मैं वैदिक ज्योतिष इसलिए सीखा है और इसलिए मेरा ये इंटरेस्ट है, और मेरी जर्नी मतलब काफ़ी फैंटास्टिक जा रही है इसके लिए, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मतलब आई ऑलवेज लव माई जॉब, क्योंकि अगर आप काम को थोड़ा सा इंजॉय नहीं करोगे ना तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। एब्सोल्युटली सर। हाँ तो ये है। फिर अब ये देखो, अभी भी मेरा रोज़ का प्रोसेस रहता है कि एवरी डे आई लर्न समथिंग, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जिसको मुझे नहीं लगता कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर चैलेंज कर दे कि मुझे सब आता है जी, ऐसा तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये है मेरी जर्नी, और अभी बस स्टेप बाय स्टेप चल रही है और आगे चलती रहेगी। दैट्स ग्रेट सर। मिस्टर देवेंद्र, ये भी क्वेश्चन आता है कि आजकल मतलब हमारी ऑडियंस के भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, तो आप इसमें बता सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में इस चीज़ का आंसर है कि वो पता लगा सकते हैं कि उनकी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल होगी या फिर एक ब्रोकन मैरिज रहेगी? देखो जी, ऐसा है इसमें ना, ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं हमारे पास जहाँ पे कुंडलियाँ मिलाई भी गई हैं, उसके बाद भी ब्रेकअप हो गया या फिर शादी नहीं चली जी। तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है हमारा 7th हाउस कुंडली का, जो हमारा रिलेशनशिप का भी होता है और पार्टनरशिप का भी होता है। पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी होता है और जो हमारा रिलेशन में रहते हैं वो भी एक पार्टनरशिप ही है हमारी लाइफ की जी। तो अगर कहीं ना कहीं 7th हाउस हमारा इफेक्टिव हो जाता है, और 2 तरह के प्लैनेट होते हैं, एक क्रूर ग्रह होते हैं जिनमें सूर्य हो गया, शनि हो गया, राहु केतु हो गया या मंगल हो गया। इसमें क्या है कि ये ग्रहों का इफेक्ट अगर 7th हाउस पे आ जाता है और साथ में घर का जो स्वामी है वो भी पीड़ित हो जाता है, तो डेफिनेटली मैरिज लाइफ में कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है। और दूसरी बात सबसे ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग की भी, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा हमारे पास यही क्वेश्चन आते हैं जी, कि रिलेशनशिप में दिक्कत हो रही है या फिर रिलेशनशिप सही से नहीं चल रहा है, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ जी ठीक है। कुंडली भी मिल जाती है, उसके बाद भी अंडरस्टैंडिंग रहती है। फिर क्या होता है कि कुंडली जैसे हस्बैंड वाइफ की मिलाते हैं हम, तो बाकी जो लोग रहेंगे घर में उनकी कुंडली तो नहीं मिली होती ना जी, तो वहाँ से भी तो कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। जैसे सास से नहीं बन रही है या फिर किसी और से नहीं बन रही है, तो वो चीज़ें भी तो बीच में देखी जाती हैं। बिल्कुल हम बता सकते हैं कि ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी, वो सब चीज़ें कुंडली से पता लग जाता है। इसलिए हम जब कुंडली का मिलान करते हैं
तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखते हैं, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़रूरी ये हो गया है कि मंगल दोष को हमने थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। करेक्ट सर। ठीक है, तो मंगल दोष जैसे कुंडली में मान लो 12वें घर में मंगल है, पहले में है, चौथे में है, 7वें में है, 8वें में है जी, तो ये कुंडली मांगलिक हो गई। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो कुंडली होती है मांगलिक और एक होता है मंगल दोष। हाँ जी। जब मंगल भी पीड़ित हो गया और 7वां घर भी पीड़ित हो गया तो फिर वो मंगल दोष का प्रभाव ज़्यादा रहता है। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर अगर मेरे ये स्टेटमेंट सुन रहे हो तो उसमें मैं अपने हिसाब से, जैसे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें मैं सेकंड हाउस को भी मांगलिक मानता हूँ। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर नहीं मानते जी। क्योंकि सेकंड हाउस हमारा वाणी का है, कुटुंब का है। तो मंगल अगर क्रूर प्लैनेट है तो वो डेफिनेटली सेकंड हाउस को भी इफेक्ट करेगा, तो उसको भी हम मांगलिक मानते हैं। जी। तो जैसे कि अभी आप बिज़नेस की बात कर रहे थे मिस्टर देवेंद्र, तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि अगर किसी को अपने करियर का पाथ जानना है कि मतलब वो किस राह पे जा सकता है आगे जाके अपने करियर में, तो उससे मतलब एस्ट्रोलॉजी से हम पता लगा सकते हैं? बिल्कुल जी, एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ में ऐसे हेल्प करती है आपकी कि काम तो आपको ही करना है, बट हम थोड़ा सा रास्ता दिखा देते हैं कि इस ट्रैक पे आप जाओगे तो डेफिनेटली सक्सेस होगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के भी सवाल आते हैं जो 8-10 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। पर उनकी कुंडली जब हम देखते हैं, उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ प्लैनेट जो है वो बहुत इफेक्टिव है। और जैसे मान लो सूर्य है जी, सूर्य हमारा जो है, मतलब सूर्य किसी का भी है, चाहे वो स्टूडेंट है या फिर कोई काम करने वाला है, सूर्य बेसिकली हमें मान सम्मान देता है जी। हमारा जो स्टेटस रहता है ना वो सूर्य से है। और गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा भी है ग्रहों का, तो अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए देखते हैं तो सबसे पहले हम सूर्य को ही देखते हैं, 10th हाउस, 6th हाउस और सूर्य को। तो हम इस पाथ में लोगों को ले जा सकते हैं कि भाई आप ट्राई करो गवर्नमेंट जॉब के लिए और डेफिनेटली इसमें चांसेस हैं आपके जी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कुंडली में बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि किसी की कुंडली बनी ही बिजनेस के लिए है और वो जॉब करे जा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन भी आता है हमारे पास कि गुरुजी पहले हम थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब ले लें या सेटल हो जाएं और उसके बाद शादी करेंगे। जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में ये पता लगता है कि इनका करियर ही बूस्ट शादी के बाद होगा। अच्छा, ये भी चीज़ें होती हैं ना। देखो हमारी लाइफ में जब कोई दूसरा इंसान आता है जी, तो कहीं ना कहीं जो प्लैनेट हैं वो इफेक्ट करते हैं हमें। जैसे बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि किसी के बेबी हुआ है, बच्चा हुआ है, हाँ जी, बच्चे के बाद ऑल ऑफ सडन लाइफ चेंज होगी, पैसा आना शुरू हो गया, चीज़ें शुरू होगी, क्योंकि वो 5th हाउस एक्टिव हो गया। ओके। अब 7th हाउस किसी का अगर शादी के लिए एक्टिव होता है और वो अच्छी पोजीशन में है, भाग्य के स्थान में है या धन के स्थान में है, तो पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम शादी से पहले ही बता सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जी, इसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरी बात को सहमत करेंगे कि हर एस्ट्रोलॉजर को पता होता है जब वो कुंडली में लाता है कि शादी के बाद इनकी संतान होगी, दिक्कत होगी या नहीं होगी। पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर नहीं बताते जी, क्योंकि वो क्वेश्चन आता ही नहीं है। एग्जैक्टली। और लोग पूछना नहीं चाहते हैं, तो इन चीज़ों का भी पता लग जाता है कि लाइफ में कैसे सेटलमेंट रहेगी। या फिर बहुत सारे केसेस में मैंने ये भी बताया है कि हस्बैंड वाइफ है जैसे, हाँ जी, तो उन्होंने पूछा है मुझे कि जैसे हस्बैंड का क्वेश्चन आता है जी मेरा तो पैसा ही नहीं बच रहा है, पैसा आता भी है पता नहीं कहाँ चला जाता है। फिर हम उसकी वाइफ की कुंडली देखते हैं, फिर हम उनको एडवाइस करते हैं या तो जॉइंट अकाउंट खुलवाओ, ठीक है, या तो इनके अकाउंट में पैसा डालो। अच्छा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे जैसे 11th हाउस है मान लो हमारा, वो इनकम का है, मतलब जहाँ से आ रहा है। 12th हाउस जो है वो खर्चे का है और फर्स्ट हाउस हमारा अपना, मतलब हमारा जैसे किसी का फेस है, उसका स्वरूप है, रंग रूप सब फर्स्ट हाउस है। सेकंड हाउस जो है वो हमारा धन का भाव है। तो सेकंड हाउस का मतलब ये है कि कितना सेव होगा, आएगा, खर्च होगा, आप खुद हो, उसके बाद सेव होगा। तो ऐसे सर्कल चलता है। ओके। हाँ जी जी। एंड जैसे कि सर अगर हम बात करें कि मतलब ऑडियंस की बात करें तो उनका एक ये हाईलाइटेड इशू होता है कि आजकल जैसे कि हम ऑनलाइन काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी फेक एस्ट्रोलॉजर्स भी मिलते हैं, मतलब जो पैसे ले लेते हैं पर उनके साथ धोखाधड़ी हो जाता है। तो उस टाइम पर उनका इन चीज़ों से भरोसा ही उठ जाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर हमें एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर को पहचानना है तो वो हम कैसे पहचानें? देखो एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़रूरी क्या है कि कोई जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है, आप उसको कुंडली दिखाओ। और पहला क्वेश्चन आप ये पूछो कि गुरुजी मुझे मेरे बारे में बताओ। सबसे ज़रूरी तो ये है। क्योंकि आज की डेट में आप अगर 30 सेकंड की रील पे कोई उपाय करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। करेक्ट।
वो दुनिया में ऐसा कोई भी सूत्र नहीं बना है, ऐसा कोई भी धन का उपाय नहीं बना है कि 30 सेकंड की एक रील देखो आप और अपनी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली, अगर आप एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे या फिर आप सामने नहीं है फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लो मुझे कोई कुंडली आती है तो मैं देखता हूँ कि उसकी तुला लगन की कुंडली है। अच्छा। तो तुला लगन की जैसे ही कुंडली मेरे दिमाग में आता है कि इसका फेस ऐसा होगा, ये देखने में बहुत सुंदर होगा, इसको फैशन का ज़्यादा क्रेज़ होगा, परफ्यूम अच्छा यूज़ कर रहा होगा, ब्रांडेड जूते, चाहे ऐसा हो पैसे है ना हो, फिर शुक्र की पोजीशन देखते हैं। अच्छा। फिर इंसान के नेचर के बारे में हमें पता लग जाता है। अब मान लो किसी की कुंडली में 2nd हाउस है जी, काफ़ी इफेक्टिव है, राहु भी बैठा हुआ है, सूर्य भी बैठा हुआ है और चंद्रमा भी है, सूर्य चंद्रमा और शनि भी मान लो बैठ गया, 2nd हाउस का काफ़ी पीड़ित हो गया। तो उसकी वाणी से हमें पता लग जाता है कि इस बंदे में कितना अग्रेशन होगा। जैसे मान लो कोई सिंह लगन की कुंडली है जी, और मंगल और सूर्य दोनों ही लगन में बैठे हुए हैं, तो उसको तो 2nd में ही गुस्सा आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें कुंडली से पता लग जाती है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो जाता है, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है। देखो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली मैथ और साइंस का भी कॉम्बिनेशन है। जैसे हम बोलते हैं ना मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ साइंस, तो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो मदर ऑफ साइंस, क्योंकि लॉजिक पे ही बातें होती हैं और हर चीज़ का लॉजिक है। जैसे पुराने ज़माने में अगर हम बोलते थे कि ये चीज़ें नहीं करनी है तो उनके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक थे। जी। बिना लॉजिक से काम नहीं होता था। बिल्कुल। तो ये बातें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोगों का भरोसा अब टूटता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं, और लोगों को बोलते हैं कि नहीं जी आप इतना पैसा दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी, बिल्कुल। एंड सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हम फ्यूचर की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आगे की फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या हैं, आप ये बता सकते हैं? बिल्कुल जी, बता सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जैसे मान लो जब भी किसी की कुंडली में हम देखते हैं तो सबसे पहले होता है लगन। ओके। अगर किसी की कुंडली में लगन पीड़ित है जी, लगन बहुत पीड़ित है और चंद्रमा भी पीड़ित है, तो उसकी लाइफ ना स्ट्रगल में जाएगी। ओके। चाहे वो अभी की है या बाद की है। फिर उसकी कुछ रेमेडी होती है, उपाय होती है। हम क्या कर सकते हैं कि किसी को ना ट्रैक पे ला सकते हैं हम। अच्छा। चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब दुख होगा पर उसको इतनी पावर हो जाएगी कि वो उसको झेल लेगा जी। अब मान लो कि 2 बच्चे हैं, 10th में 2 लड़कियां हैं, पड़ोस में रहती हैं आसपास में, दोनों फेल होगी जी। एक तो मतलब 10 दिन से घर से नहीं निकली और पागल हो गई है, रो रही है, और दूसरी लड़की है वो 2 दिन खाना नहीं खाया पर उसके बाद नॉर्मल हो गई। तो हुए तो दोनों फेल। पर उनका जो चंद्रमा होता है ना जी, या फिर उनका जो लगन होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। प्रॉब्लम सबको आती है पर किसी के पास फेस करने की पावर होती है, किसी के पास नहीं होती। करेक्ट। तो ये ऐसे होता है हमारी कुंडली में जी, कि जब फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं ना हम, तो इसमें ऐसा है कि जैसे किसी की भी कुंडली देखनी है हमें, तो हमें समय चाहिए होता है। बहुत सारे लोगों को होता है कि 5 मिनट में सब कुछ बता दो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी दुनिया का एस्ट्रोलॉजर है मेरे साथ फेस टू फेस आ जाए कि 5 मिनट में किसी की लाइफ के बारे में बता दो, नहीं। क्योंकि कुंडली में सबसे ज़रूरी होता है कि हम जैसे पहले तो ग्रहों की पोजीशन देखते हैं जी, फिर ग्रह किसके घर में बैठा हुआ है, फिर किसके घर में बैठ के कहाँ देख रहा है, उस ग्रह को कौन देख रहा है, कौन से नक्षत्र में चल रहा है, अभी गोचर क्या चल रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली हमें चेक करनी चाहिए, उसके बाद ही प्रेडिक्शन होती है। अब किसी का आने वाला समय ख़राब है, मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे जो रेगुलर क्लाइंट हैं उनको मैं बोलता हूँ कि जी राहु की दशा आएगी 2026 में जी, और वो समय बहुत ख़राब रहेगा आपके लिए। तो वो बोलते हैं कि जो उपाय करो। देखो ये जितने भी है ना, राहु, केतु, शनि या फिर सूर्य या मंगल, ये थोड़े क्रूर प्लैनेट है। ठीक है, लोगों को दिक्कत देते हैं। ऐसा नहीं कि बृहस्पति दिक्कत नहीं देता है, बट वो अपने एंगल पे अलग से देता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो किसी की राहु की दशा आ रही है और राहु बहुत ख़राब पोजीशन में है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप दशा शुरू होने से 1 महीना पहले ही राहु की शांति करवा लो जी, पूजा पाठ करवा लो, उसका हवन करवा लो, ताकि ग्रह शांत रहेगा। ये तो होता है एक उपाय। एक होता है इंस्टेंट, जिसको हम पंजाबी में फौरी इलाज भी बोलते हैं। अच्छा। फौरी मतलब इंस्टेंट। इंस्टेंट इलाज, जैसे कोई हॉस्पिटल में है, हमें पता लगता है कि उसके प्लैनेट इस वजह से हॉस्पिटल में, तो हम उसको बोलते हैं कि उससे दान करवा दो। अच्छा। तो ये चीज़ ज़्यादा टाइम तो काम नहीं करती, बट इंस्टेंट थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। दान से प्लैनेट की जो पावर है वो थोड़ी कम हो जाती है।
अब इसमें ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं कि आपने सुना भी होगा कि जब कोई स्टोन रिकमेंड कर रहा है ना किसी को जी, तो वो राशि के आधार पे कर देता है, करेक्ट सर, एंड विच इज़ नॉट करेक्ट। किसी की भी कुंडली में जब कोई प्लैनेट लगन का मित्र है, 6, 8, 12 में नहीं है, ठीक है, और लगन का मित्र है जी, और बाकी कहीं भी बैठा हुआ कुंडली में, ठीक है, वो उस ग्रह का रत्न धारण कर सकता है। लगन का रत्न धारण कर सकता है 5वें भाव का और 9वें भाव का। ओके, अब ऐसा नहीं कि किसी की, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं मकर राशि का हूँ, जी, ठीक है जी, तो मकर राशि में कभी भी देखा जाता है कि बृहस्पति नीच का हो जाता है, बट मेरा जो लगन मकर हो गया और राशि मीन होगी, तो मीन राशि बृहस्पति की है, अगर मैं पुखराज पहनूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो वो ऐसी चीज़ से काम करती है हमारी लाइफ में जी। तो सर जैसे कि अभी हम बात करें 2025 की, तो मतलब आपने भी देखा है कि यहाँ पे मतलब काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं, काफ़ी बुरी बुरी चीज़ें हुई हैं। तो जैसे कि अगर हम 2026 की बात करें, 2026 की बात करें, तो मतलब उस पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें अच्छी चीज़ें हो सकती हैं? देखो मैं इसमें बताता हूँ कि जैसे 2025 जब शुरू हुआ था जी, तो सारे ही एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था कि ये मंगल का साल है, ठीक है जी, जी, तो करेक्ट, मंगल का साल है और ये बहुत ख़राब जाएगा या फिर वैसे। बट यहाँ अगर हम कायदे से देखा जाए तो यहाँ तो चंद्रमा इफेक्टिव है, क्योंकि पानी का कारक है चंद्रमा। हमारी बॉडी में भी 70-75% पानी है जी, और चंद्रमा पानी का कारक है, तो यहाँ जितने भी नुकसान हुआ वो पानी से हुए हैं। मंगल तो अग्नि का तत्व है, अग्नि का कारक है, करेक्ट, अग्नि से तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, हुआ भी होगा तो वो कुछ कम लेवल पे, मतलब इंडिया में तो नहीं हुआ इतना, बाकी जगह हुआ, चलो जो हमारा पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ उसमें थोड़ा सा हुआ, वो होता है अग्नि से, और अभी जो चल रहा है वो पानी से। अब आपने बोला है कि आने वाला साल अगला या 2028 तक थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब है। ओके, अगर इसकी प्रेडिक्शन की जाए तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जी, साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक। क्या होता है जब अफ्रीकन या अटलांटिक ओशन से कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो एशियन कंट्री की तरफ आते हैं हर साल फरवरी मार्च में, ओके, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं या फिर बाकी लोग हैं, अगर उनको हम ट्रैक करें तो हमें पता लग जाता है कि ये साल कैसा जाने वाला है जी, जैसे अब इस साल की बात करें तो ऐसे बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं, जो पंछियों के स्पीसीज़ हैं वो नहीं आए, तो इसका मतलब बाढ़, फिर लैंडस्लाइडिंग, जैसे हिमाचल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, या फिर अभी पंजाब में चल रहा है जी, तो ये पहले इंडिकेशन आ जाता है हमारे पास, अच्छा, अगर साइंटिफिक अगर इस तरीके से देखें, क्योंकि जो प्रकृति है ना हमें इंडिकेशन देती है, बट हम ही नहीं समझ रहे हैं तो क्या करें। exactly. देखो पानी है, उसने रास्ता तो लेना ही है, जी, अगर आप नहीं दोगे तो वो खुद ले लेगा, बिल्कुल, तो सृष्टि ऐसे ही काम करती है, जी, उसके लिए उसको कोई पटवारी नहीं चाहिए, वो अपना रास्ता निकाल लेगा। जी, तो अभी ऐसा हो रहा है। और बाकी थोड़ा सा इसमें क्या है कि आने वाला जो टाइम है 2028 ज़्यादा ख़राब माना जाएगा। 2028, हाँ, ओके, उसमें ज़्यादा दिक्कत रहेगी, या फिर जिसमें कह सकते हैं हम कि सरकारें पलटेंगी या फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें तो जैसे लोगों ने प्रेडिक्शन किया था कि 2025 में वर्ल्ड वार तक की सिचुएशन हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब इतना इजी नहीं है वो सब चीज़ें, क्योंकि उसमें पता है अगर कोई किसी को मारता है तो वो खुद भी मरेगा जी, और करेक्ट, वैसे वाली सिचुएशन है, तो ऐसा है जी, बिल्कुल। तो जैसे कि सर अभी आपने बताया 2026 से 28 की बात करें तो इसमें मतलब काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, आ सकती हैं। हाँ जी। पर अगर हम एक इंडिविजुअल की सिचुएशन ले तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे, मतलब उसके लिए कोई रेमेडीज़ हो सकती है उनके लिए जो आगे वो यूज़ कर सकते हैं? देखो इंडिविजुअल के लिए कोई रेमेडी नहीं होती है वैसे, ठीक है। जब देखो जब अब जैसे बाढ़ आई है, हाँ जी, ठीक है, और बाढ़ आई है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे 10 लाख लोग इफेक्टिव हुए हैं तो 10 लाख लोगों का ही कर्म खराब था या सबका ही ऐसा था, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि जब वो प्रकृति का कोई भी आपदा आएगी ना, जैसे कोविड था, जी, ठीक है, कोविड की प्रेडिक्शन थोड़ी करी थी पहले किसी ने, बाद में सबने कर दिया जी ऐसा होगा वैसा होगा, राइट, तो वो सब चीज़ें नेचर पे भी तो थोड़ा, 3 चीज़ें ना कभी भी इंसान नहीं कर सकता अपने हाथ में। हाँ जी, पहला होता है किसी का जन्म लेना, जो लोग आजकल कर रहे हैं,
जी। सॉरी मैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, बट मैं आपको समझा कोई देता दिक्कत हूँ। नहीं। जन्म लेना जैसे, तो बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करके भी बोलते हैं कि हमारी डिलीवरी होनी है, आप बताओ कौन सा समय सही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चे का भविष्य खुद लिख रहे हो, जो प्रकृति के हाथ में है। चलो मैंने मान भी लिया, बोल भी दिया उनको कि 11 बजे सूर्य जो है वो इस पोजीशन में होगा, तो आप डिलीवरी करवा देना। पर बाकी ग्रहों का क्या, उनकी दृष्टि का क्या, वो तो इफेक्ट करेगी ना। करेक्ट। क्योंकि हमारे प्रारब्ध जो हैं हम लेके आते हैं। किसी का इंसान का भी जन्म होता है ना, तो कुंडली, जैसे हम बोलते हैं ना कि ब्रह्मा जी कुंडली बनाते हैं हमारी। जी। ब्रह्मा जी कुंडली जब बनाते हैं हमारी, तो किसी की कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव आ गया मान लो, हाँ जी। या फिर पितर दोष आ गया, तो कहीं ना कहीं उसके कर्म वैसे हैं, तो वो कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा उसको। ओके। और वो जितनी जल्दी, तभी तो कहते हैं ना पूजा करो। और कोई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने पूजा शुरू करी और टेंशन बढ़ गई, ये प्रॉब्लम बढ़ गई। तो प्रॉब्लम बढ़ नहीं रही है, वो कम हो रही है, बट वो एक साथ आ रही है। अच्छा। और ऐसा होता है। सबसे ज़रूरी क्या होता है कि मैं सबके लिए ही कहता हूँ कि 3 चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में करनी चाहिए। सबसे पहले कि लोगों का, किसी को मतलब हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो। करेक्ट। वो सबसे ज़रूरी है जी। अब जैसे किसी को बोलते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताओ कि लाइफ टाइम में दिक्कत ना हो, तो हम उसको बोलते हैं कि आप ना पीपल के 11 पेड़ लगा दो। वो कह रहे हाँ जी पॉसिबल है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल पॉसिबल। आप शनि का उपाय चाहते हैं ना जी। तो दुनिया में सबसे बड़ी रेमेडी है शनि की, कि कोई ऐसा गरीब बच्चा है, ऐसी गरीब बच्ची है जिसकी शादी हो रही है, तो पहले के ज़माने में क्या होता, संदूक देते थे, आपने सुना होगा जी। शादी में संदूक देते थे, पीतल के बर्तन देते थे जी। आप वैसा एक बक्सा बनाओ, पीतल के बर्तन, जैसी आपकी समर्थ हो वो दे दो उसको। ओके। आपकी लाइफ में शनि दिक्कत करेगा ही नहीं करेगा कभी भी जी। और शनि से दिक्कत होगी भी नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को ये भी एडवाइस करता हूँ कि शनि के ज़्यादा उपाय मत करो। वो कह रहे कि गुरुजी क्यों जी। अब देखो मान लो किसी का शनि उच्च का बैठा हुआ है, वो रोज़ शनिदेव मंदिर जाके शनिदेव के सामने खड़ा हो जाता है। हाँ जी। शनि की जो 7वीं दृष्टि है उससे कुछ भी हो सकता है, सबसे खतरनाक दृष्टि मानी जाती है शनिदेव की। और 7वीं बिल्कुल सीधी पड़ती है। आप शनिदेव के प्रतिमा के सामने सीधे खड़े हो गए, तब भी लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि आप या तो लेफ्ट या राइट में खड़े हो जाओ। सामने तो वैसे ही मत आओ, क्योंकि वो प्लैनेट वैसा है। हालांकि शनिदेव के कुछ चीज़ों में अगर हम उपायों की बात करें तो शनिदेव बेसिकली जो मेहनत वाले लोग हैं ना जी, जो लोअर क्लास लेबर है, अगर उसको आप मीठा और नमकीन खिला दो ना तो शनि की दिक्कत होगी नहीं। चाहे आपकी कुंडली में शनि ठीक है या खराब है, कभी दिक्कत होगी। ओके जी। तो वो वैसे होता है। ये एक जनरल उपाय है, सब कर सकते हैं इसमें। चींटियों को आटा खिलाना, मछलियों को चोक देना, या फिर अभी कुत्तों वाला बड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ था, बड़ा हुआ था, पर कुत्ते को रोटी दे सकते हैं आप जी बिल्कुल, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी देखो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि किसी के घर के सामने मत दो, ये मत दो। बाकी देखो जो जानवर ऐसे हैं ना कि पहले क्या होता था, जैसे पंजाब की साइड जाओगे या जहाँ पे ज़्यादा खेती करते हैं लोग, उस साइड जाओगे ना, हाँ जी, तो उनके खेत में चिड़िया पड़ जाती है तो वो उड़ाते नहीं उनको। अच्छा। उनका कहना ये होता है कि इनके कहाँ खेत हैं, ये यहीं से खाएंगे जी। और कुछ लोगों का ये भी मानना होता है जैसे गाय फसल खराब कर गई, ठीक है, तो उन लोगों का ये मानना होता है कि इस बारी फसल ज़्यादा होगी। अच्छा। हाँ जी जी। तो वो ऐसे होता है। हम अगर जनरल सबके लिए बताते हैं तो सिर्फ एक ही उपाय है कि आप किसी का बुरा मत करो, आपकी वजह से कोई परेशान ना होना चाहिए। जैसे बहुत सारे केसेस में ऐसे होगा, आपने देखा होगा सिटी में मोस्टली, कि एक बंदा गाड़ी धो रहा है अपने घर में संडे के दिन गाड़ी धो रहा है, तो उसका पानी पूरा रोड पे जा रहा है जी, तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। एग्जैक्टली। अब उसका तो खैर हो गया अपना, क्योंकि संडे है, गाड़ी धो ली, चलो ठीक, पर उसकी वजह से कितने लोगों की परेशानी हो रही है। तो वो चीज़ें तो मैटर करती हैं फिर हमारी लाइफ में। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर हम किसी का, एक सिंपल सिद्धांत है, यूनिवर्सल है, और ये वैदिक में भी है, कि अगर हम किसी का जीना हराम करते हैं ना जी, तो भगवान हमारा मृत्यु कठिन कर देगा। हो सकता है जीना हमारा वैसा ही रहे, पर जब लास्ट वाला टाइम होता है ना, वो खराब कर देता है। तो जैसे कि सर अगर हम रिश्तों के बारे में बात करें, जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे, रिलेशनशिप मैरिजेस हो गए, वैसे ही सर क्या होता है कि जब भी मतलब किसी की भी शादी हो रही होती है, उससे पहले क्या होता है, उनका कुंडली मिलान हो रहा होता है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये कुंडली मिलान जो होता है हमेशा ही सही रहता है, कि मतलब आगे जाके जो उनका रिलेशनशिप है, जो भी उनका रिश्ता है, वो आगे जाके अच्छा ही चलेगा? देखो जैसे मान लो आपके 4 फ्रेंड हैं जी,
ठीक है, 4 फ्रेंड में, मतलब 4 लड़कियां आपकी फ्रेंड हैं सर्कल में, बट एक लड़की से आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी जी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम मैच। प्लैनेट का मैच ऐसे होता है। ओके। अब उसमें क्या है कि जब हम कुंडली मिलाते हैं तो दोनों ही कुंडलियों को देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नाड़ी दोष, बहुत सारी चीज़ें, गण भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उसमें भी ऐसे होता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि जहाँ कुंडली मिलाई भी गई है और उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशन रहे हैं, या फिर ब्रेकअप हो गया, या शादी टूट गई, या बाकी चीज़ें हो गई, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मैटर करती हैं। सबसे पहले तो क्या है कि पहले के ज़माने की बात करता हूँ मैं जी। पहले क्या होता था कि शादी होती थी, एक तो दूर दराज में होती थी, दूसरा कम्युनिकेशन सोर्स नहीं थे। करेक्ट सर। आज की डेट में अगर किचन में लड़ाई होती है तो लड़की अभी बेडरूम में नहीं पहुंचेगी और उसके मायके में पता लग जाएगा कि लड़ाई हुई है। बिल्कुल। और वहाँ से भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो रिश्ते जो बिगड़ रहे हैं आज की डेट में, उनका सबसे ज़्यादा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो सहनशीलता है ना, वो लोगों में कम हो गई जी। ठीक है, वो मेन कारण है। अब इसमें अगर कुंडली भी मिला दो आप, सब चीज़ें भी हो जाती हैं, उसके बाद फिर माहौल में नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा। बाकी कुंडली मिलाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है, हमारी लाइफ का आगे की ग्रोथ कैसी रहेगी जी। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो कुंडली मिलानी चाहिए। और जो बिल्कुल नहीं मानता है, ना एस्ट्रोलॉजी को मानता, ना किसी चीज़ को नहीं मानता है, या फिर कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं जो नहीं करते हैं इन चीज़ों, वो अपना एक अलग रहें, उनको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, तो हम उनको सजेस्ट भी नहीं करते कि आप इस ट्रैक पे जाओ जी। पर जो चीज़ों को मानता है, सनातन को मानना है, बाकी चीज़ों को मानना है, उसको डेफिनेटली कुंडली मिलानी चाहिए, और उसका आपको डेफिनेटली रिजल्ट भी आता है, ऐसी बात नहीं है जी। बट ये है कि बहुत सारी चीज़ों में ये होता है कि अब मैं किसी को दोष नहीं देता एस्ट्रोलॉजर को, बट कुछ लोग शॉर्टकट कर जाते हैं। शॉर्टकट ऐसे कर जाते हैं कि जी 36 गुण मिल गए, 36 में से 28 गुण मिल गए, शादी कर लो। ठीक है, अब ये नहीं देखते कि 5वां घर इफेक्टिव है, संतान में दिक्कत होगी। ठीक है, या फिर सेकंड हाउस में थोड़ा बाणी में भी दिक्कत होगी। ठीक, अब ये क्या होता है कि जो सहने वाला है वो अपना घर चला ही रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जहाँ पे मतलब कंटिन्यूसली लड़ाइयाँ हो रही हैं, बट शादी भी नहीं टूट रही है। करेक्ट सर। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि एक लड़ाई हुई है और वो चलेगी छोड़ के। Exactly. तो कहीं ना कहीं जो पीछे से बैकअप होता है ना, वो भी इफेक्ट करता है रिलेशनशिप को। राइट। क्योंकि अगर किसी, मान लो कोई भी है, लड़का है या लड़की है, अगर उसको पीछे से बैकअप नहीं होगा जी, लड़की को मान लो पीछे से बैकअप नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा मैनेज करेगी, उसको भी पता कि अगर पीछे में कहाँ जाऊँगी फिर। ठीक है, अगर बैकअप होगा तो फिर वो रिलेशनशिप में दिक्कत होगी। तो मेरा मानना ये है कि ये दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी मैटर करती है और कुंडली मिलाना भी मैटर करता है। ओके सर जी। तो जैसे कि सर अगर हम बात करें कि अगर किसी इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आप कोई रेमेडीज़ दे सकते हो उन्हें? देखो, सबसे ज़रूरी क्या होता है कि किसी को भी अगर हम रेमेडी देते हैं ना, हाँ जी, तो उसके प्लैनेट के हिसाब से देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो मतलब मान लो कोई ग्रह है, उसकी वो शांति करे जा रहे हैं, उसका दान करे जा रहे हैं, या कोई भी बंदा है कहीं भी किसी मंदिर में जाके, शनिदेव को के मंदिर में जाके वहाँ पे छायादान भी कर रहा है, वहाँ पे काली वस्तुओं का भी दान कर रहा है, वहाँ पे सब चीज़ें कर रहा है, बट शनि उसकी कुंडली में उच्च का है, तो वो उसकी पावर को कम कर रहा है। आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जी। ठीक है, जैसे मान लो किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं कि बुध की रेमेडी करो। ओके। ठीक है, या किसी को गुस्सा एग्रेशन बहुत जल्दी आता है, तो आप बोलते हैं ना मेडिटेशन करो। हाँ जी। हमारी कुंडली में सबसे ज़रूरी है, देखो वैसे तो लोगों ने आज की डेट में राहु को बहुत हाई कर रखा है, राहु ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है, बट मेरा पर्सनल मानना है, और बाकी लोग भी इस बात को एग्री करेंगे कि चंद्रमा जो है ना, वो कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। अगर मान लो चंद्रमा खराब है ना किसी का जी, तो आपके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, जब आपका मन ही सही नहीं है तो क्या करोगे उसका? चंद्रमा मन का कारक है। छोटी छोटी बात पे रोना, डिप्रेशन होना, बहुत सारे लोगों को देखा होगा 1 सेकंड में रो लेते हैं जी, कहीं ना कहीं चंद्रमा इफेक्टिव है उनका। ओके। तो हम रेमेडी किसी को भी देते हैं
ओवरऑल अगर किसी ने रेमेडी करनी है तो भोलेनाथ की शरण ले लो। ओके। उसका अगर उपाय भी चाहिए तो मैं 1 हफ्ते का कंटिन्यूसली किसी को भी बता दूंगा, 1 हफ्ते तक करो, आपको रिजल्ट आएगा। जी। सोमवार को जाओ भोलेनाथ के मंदिर, कच्चे चावल ले लो 108 दाने और कच्चा दूध ले लो, ओम श्री वर्धनाय नमः मंत्र जाप करो, ठीक है। मंगलवार को जाओ, थोड़ी मसूर की दाल ले लो, हनी भी चढ़ा सकते हैं आप साथ में, या फिर जल। बुधवार को जाओ तो वो हरे मूंग की दाल होती है वो और जल। थर्सडे को जाओ तो वो चने की दाल चढ़ा दो आप जी, और जल चढ़ा दो। फ्राइडे को आप पताशे, मिश्री ये चढ़ा सकते हैं, गन्ने का रस। और सैटरडे को काले तिल और संडे को शक्कर डाल के। ये अगर रूटीन में 1 हफ्ते करोगे तो आपको ऐसा नहीं कि लाइफ ही चेंज हो जाएगी, बट चीज़ों को समझने की पावर आ जाएगी आपको जी। ओके सर। तो ये बहुत इजी रेमेडी है सबके लिए ओवरऑल। उसमें किसी को प्लैनेट नहीं देखना, किसी को ग्रह नहीं देखने, किसी को दशा नहीं देखनी, क्योंकि एक ही भगवान है भोलेनाथ जी, जो आपकी कुंडली बदल सकते हैं। बिल्कुल। बाकी तो देखो पता क्या होता है, हमारी सृष्टि में क्या है कि जैसे एक मूवी बना रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा लंबा ले जाऊंगा इसको, कोई नहीं। एक मूवी बना रहे हैं हम, तो मूवी का जो प्रोड्यूसर है उसको कोई मतलब नहीं होता, वो पैसे खर्च देता है और बस। बाकी क्रू मेंबर हैं, डायरेक्टर है, उनका काम है। तो ये जो भगवान है ये प्रोड्यूसर है, बाकी जो प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, बाकी वो काम करते हैं जी। अब उनको भी थोड़ा सा शांत करो और प्रोड्यूसर है उसको भी खुश करो तो लाइफ अच्छे में जाती है। ऐसे काम करती है हमारी लाइफ। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया सर आपने। ठीक है, तो वैसे है, अगर किसी को भी रेमेडी करनी है तो ये वाली रेमेडी कर लो भगवान भोलेनाथ की, आपको 100% रिजल्ट, मेरी गारंटी है, रहेगा। जी बिल्कुल सर। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि हम मंदिर जाते हैं या किसी चीज़ में जाते हैं, तो मैंने बहुत बारी नोटिस किया कि कोई लेडीज़ है वो रोती हैं, जी। रोती हैं मंदिर में जाके, बहुत सारे लोग रोते हैं या होते हैं। तो क्या होता है कि कहीं अटैचमेंट जो होती है ना एक भगवान से, वो लोग, अगर आप शिवलिंग पे जा रहे हैं, आपके रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं, तो मतलब आपसे अटैचमेंट है ही नहीं वहाँ पे, फिर वो लिंक बन नहीं रहा है। जिस दिन अटैचमेंट हो जाएगी और आपको लगेगा कि नहीं यहाँ मैं थोड़ा समय और बिताऊं, तो वो आपको अपने आप ही पता लग जाता है कि ये अटैचमेंट हो गई है भगवान से। जी बिल्कुल। तो ऐसे काम करती है हमारी चीज़ें। हाँ जी। सबके लिए सिंपल रेमेडी है, भगवान भोलेनाथ की शरण ले लो। और उसमें कोई बड़ा प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आपको मिल जाएगी रील्स कि ऐसे जल चढ़ाओ, वैसे चढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपकी श्रद्धा है वैसे चढ़ाओ। बिल्कुल सर। हाँ जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको अगर कोई भी समस्या है रिलेटेड टू योर करियर, बिजनेस और जॉब से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और डेफिनेटली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।